टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और अब देखते हैं आज इस वीडियो में हम ये प्रैक्टिस सेट 11 देख रहे हैं आप, जो पॉलिटिकल साइंस का है। देखिए ये रुक्मिणी पब्लिकेशन की किताब है और इसमें ये प्रीवियस ईयर का जो सल्फ पेपर दिया हुआ है, यानी कि अभी जो बीपीएससी TRE 2 जो हुआ है, TRE 2.0 हुआ था जिसमें क्लास 6 to 8 के लिए, तो उसका ये सेट है। देखिए यहाँ पे ये तारीख भी दिया हुआ है कि 9 दिसंबर और 2023 को ये पेपर हुआ था। तो उसी का ये सल्फ पेपर हम देखने वाले हैं। एक तरीके से प्रीवियस ईयर का पेपर है। और सब्जेक्ट कौन सा है तो आपको बता दें कि सब्जेक्ट इसमें आज हम देखेंगे ये पॉलिटिकल साइंस का है। इसके पहले इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी है, उसको देख लेंगे बाद में। तो ये पॉलिटिकल साइंस का ये TRE 3 के लिए पहला सेट है। तो हमने 11वें सेट से ही लिया है ताकि आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लें कि बीपीएससी TRE 2 में किस प्रकार के पेपर आए थे। और फिर उसके बाद से इसमें अन्य सब्जेक्ट का जो पेपर है वो भी आएगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसे। और आपको बता दें कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। इसके पहले हिस्ट्री के 2 प्रैक्टिस सेट डाले गए हैं, अपलोड किए गए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न, यानी कि इसका क्रम संख्या जो है कि 191 है। इसके पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का है, सॉरी इकोनॉमिक्स का है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का है और इसका क्रम संख्या 191 शुरू है। पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पर कोई एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना मुमकिन नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हाँ, ऐसा ये ज़रूर है कि भारतीय संविधान के भाग 17 जो हैं, भाग 17 में का जो अनुच्छेद है 343 से 351, उसमें ये कहा गया है कि ये राजभाषा का जिक्र किया गया है। और ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी है, यानी कि देवनागरी लिपि में हम हिंदी को लिखते हैं, ये आप जानते हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी है वो भारत ये संघ की राजभाषा होगी, ना कि राष्ट्रभाषा होगी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है। यानी कि राजभाषा का तात्पर्य ये होता है कि संविधान द्वारा सरकारी कामकाज में या प्रशासन के लिए या विधानमंडल में या न्यायिक क्रियाकलापों में जो स्वीकृत भाषा होती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं कि कुल 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है, उसमें उल्लेख उसका किया गया है। और ऐसे अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। और भारत में जो 6 भाषाएं हैं, आप ये भी जान सकते हैं कि भारत में कुल 6 ऐसी भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब था उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी राजकुमारी अमृता कौर। देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और 15 अगस्त 1947 के गठित 47 को जो ये गठित पंडित नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। और इसके विषय में आप जान सकते हैं कि सरोजिनी नायडू जो है ये भारत की प्रथम जो है कि महिला राज्यपाल बनी थी और वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया था 1947 से लेकर के 1949 तक। जबकि इंदिरा गांधी जो है, इनके नाम है कि ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। 193वां प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। देखिए सी राजागोपालाचारी थे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है कि सी राजागोपालाचारी जो है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। और 1900 यानी कि स्वतंत्र पार्टी जो है भारत का एक राजनीतिक दल था जिसका स्थापना अगस्त 1959 में, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी जिसे सी राजगोपालाचारी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और आपको ये भी बता दें कि सी राजगोपालाचारी जो हैं वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी कि जो भारत रत्न है, वो पहले प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। इस तरीके से नेक्स्ट है कि राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं होता है। आप देखिए इसका ऑप्शन सी सही जवाब है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। ये जो है कि राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो हैं
क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने क्षेत्र के प्रति एक प्रकार का एक उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के विकास और अपने क्षेत्र की उन्नति को लेकर के इच्छुक रहता है, तो उसको उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति को हम राष्ट्र विरोधी नहीं मान सकते हैं। ये जो है राष्ट्र निर्माण का आधारभूत दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया था। 195वां प्रश्न है, कब जो है कि संविधान को अंगीकार किया गया था। तो 26 जनवरी 1949, यानी कि आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, जब भारत जो है गणतंत्र हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। देखिए संविधान सभा का कितना डीप प्रश्न है, इस तरीके से डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि उसमें इसके और जो संबंधित हैं कि अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई कौन थे प्रारूप समिति के। तब देखिए यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात हुई है कि संविधान के उपाध्यक्ष कौन थे, आप बता सकते हैं। तो देखिए संविधान के जो उपाध्यक्ष थे तो एच.सी. मुखर्जी जो हैं वो ये इसके संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, जिसमें एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी जो हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, इसमें ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब संविधान सभा के विषय में कुछ बातें हैं, जो कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर और 1946 को हुई थी, आप जान सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसकी अंतिम बैठक जो हुई थी वो ये 24 जनवरी और 1950 को हुई थी और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू भी हो गया था। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अब इसमें कुछ लोगों को उसमें विभिन्न पदों पर चुना गया था, जिसमें संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ये अस्थाई अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद से राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस तरीके से डॉक्टर के मुंशी जो हैं उनको 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के सदस्य और व्यापार आदेश समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब इसमें पहला ऑप्शन था इसका। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये सभी जानते हैं। और आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था, तो आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से लिया गया था। और हालांकि भारतीय संविधान की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है कि ये भारत के यानी कि भाग 4 में है और ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका जिक्र किया गया है, राष्ट्र के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं। और 12 से 35 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देख सकते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। राज्य चुनाव आयोग से किसका संबंध है। और इसका देख सकते हैं कि इसमें सही जवाब इसका है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में हुआ था और ये पंचायतों से संबंधित हैं। और इसमें एक नया खंड जो है कि 9 जोड़ा गया था और इसमें पंचायतों से संबंधित किया गया था। 11वीं सूची भी इसमें जोड़ी गई थी और इसमें पंचायतों को कुल 29 विषय जो हैं कि वो प्रदान किए गए थे। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका देख लीजिएगा। इसमें सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, यानी कि सभी नागरिकों को एडल्ट जो हैं जो सिटीजन है यानी कि उनको राइट टू वोट दिया गया है, वोट देने का अधिकार दिया गया है। बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि एक से अधिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, ये सभी चीज़ें जो हैं कि इस संबंध में भारतीय चुनाव के संबंध में सही हैं, यानी कि इसका सही जवाब होगा, यानी कि एक से अधिक इसमें सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ये बताना है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये देखिए ये 200 प्रश्न है, यानी कि असत्य इसमें कौन है, आप देख सकते हैं। लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव है 1951 में आयोजित हुआ था, ये बात सही है। यहाँ से देख सकते हैं आगे के प्रश्न है अभी कि उसके बाद है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों वाले नाम के मत पत्रों का उपयोग होता था, यानी कि उस समय जो चुनाव होता था वो बैलेट से होता था, सही है। और 1990 के दशक के अंत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मत पत्रों से मतदान की व्यवस्था की विस्थापन की शुरुआत हुई थी, यानी कि इसमें से तीनों ही ऑप्शन ये सही हैं। इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो असत्य हो।
तो इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है। परमादेश का मतलब आप समझ सकते हैं कि परमादेश का मतलब होता है यानी कि आदेश देना, यानी कि हम आदेश देते हैं। तो इस तरीके से इसमें ये किसका संबंध है, तो देखिए जब पहला जो ऑप्शन है कि न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधि कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, ये जो है परमादेश का कारण होता है। ये इसका मुख्य उसका अर्थ है। अब उसमें जो है कि देखिए उच्चतम अनुच्छेद जो है 32 हैं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 जो है के तहत उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को 5 प्रकार का रीट जारी करने का आदेश दिया गया है, एक शक्ति प्राप्त किया गया है। इसमें आप पढ़े होंगे इसको कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण और एक अधिकार परीक्षा होती है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) का संबंध किससे है। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324(1) जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यानी कि निर्वाचन आयोग का इसमें जिक्र किया गया है 324 से लेकर के और 329 तक। और भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 15 में ये चुनाव से संबंधित है, ये भाग 15 जो है, और इसके लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी संविधान के तहत। और भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे यानी कि वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन जो हैं वो स्वतंत्र ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं आप। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार संघ सरकार को होता है, तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब है कि इसमें से देखिएगा, इसमें से आप सब देख सकते हैं संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। फिर पूरे देश के लिए इस मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है। और आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसमें देखिए इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिस पर संघ सूची जिसमें इसमें से कोई भी नहीं है ऐसा जो संघ सूची में इस विषय संघ सूची के विषय में कथन असत्य हैं। इसका कोई यानी कि सभी जो है कि सत्य कथन है। तो इस तरीके से ये इसमें तीनों ही कथन जो है कि वो सत्य हैं। आप जानते हैं कि इसमें अनुच्छेद 246 के तहत जो है वो भारतीय जो केंद्र और शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 246 है 246, इसमें 3 सूचियाँ बनाई गई हैं जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से अभी सूची में जो है इसमें अगर पहले हम बात करें कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है और इसमें अभी कितने विषय हैं, तो इसमें कुल जो है कि 97 विषयों को शामिल किया गया है, यानी कि कुल 97 विषय हैं संघ सूची में। इस तरीके से और इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया गया है कि विदेशी मामले, बैंकिंग है, उसके बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा है, सेना है, सशस्त्र बल है, युद्ध है, शांति है, डाक, तार, रेलवे, बैंकिंग, ये सभी जो है वो संघ सरकार के हैं, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न देख सकते हैं कि इसके बाद का प्रश्न है कि किस राज्य ने भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार राज्य सरकार को चुना था। यानी कि किस राज्य में भारत में पहली बार, यानी कि आप बता सकते हैं कि भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 1957 में बनी थी और ये केरला में बनी थी, यानी कि ऑप्शन इसका भी सही है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये सरकार बनाई गई थी, यानी कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। और यह भारत की पहली तथा विश्व की दूसरी कम्युनिस्ट सरकार थी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी। और इस गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं यानी कि MS जो है वो नंबूरीपाद थे। तो इस तरीके से और अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी 1970 में बनी थी और इसमें मोरारजी देसाई जो है वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट इसका प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आधारभूत संरचना सिद्धांत इनमें से बताना है कि इसके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें से एक से अधिक आपके ऑप्शन आपको देख रहे होंगे, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन को। यानी कि इसमें
यानी कि इसमें एक से अधिक इसके सिद्धांत सही हैं और इस तरीके से इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को पहचानिए। ये गलत कथन इसमें पहचानना है। देखिएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। इसमें ऑप्शन को आप पढ़ने से देखिए, सबसे पहला है कि यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया था। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसमें से ये कथन गलत दिख रहा है, क्योंकि पीसी महालनोबिस जो हैं वो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं थे। ये मॉडल जो है पीसी महालनोबिस का जो मॉडल था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है। संघीय विधायी निकाय को क्या कहते हैं? तो संघीय विधायी निकाय को संसद कहा जाता है। इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है। संसद के अंतर्गत इसमें बताना है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से संसद के अधीन कौन आता है, अंतर्गत कौन आता है, तो आप आसानी से इसका ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें संसद के अधीन जो है कि एक से अधिक, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के सम्मिलित रूप को ही संसद कहा जाता है। यानी कि इस तरीके से इसमें तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट यहाँ से है कि देखिएगा, अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1990 के बाद पूछ रहा है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है कि 1990 के बाद भारतीय राजनीतिक युग में ये के विषय में जो है कि एक से अधिक कथन इसमें भी सही साबित होते हैं कि यह आर्थिक सुधारों का आम सहमति का युग है, क्योंकि 1991 में भारत ने आर्थिक सुधार किया था, मनमोहन सिंह उस समय थे। और नेक्स्ट है कि यह गठबंधन सरकारों का भी युग रहा है और यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का भी युग रहा है। इस तरीके से ऑप्शन इसके लिए डी सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। ये बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत जो पिछड़े वर्ग हैं उनको बढ़ावा देना सरकार का एक अनिवार्य काम हो गया है। तो इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 340 है, जब अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। और भारतीय संविधान में ओबीसी को सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है। इस तरीके से अनुच्छेद 340 में के आधार पर ही, अनुच्छेद 340 के आधार पर 1953 से 55 के बीच जो है काका कालेलकर आयोग और वर्ष 1970 से लेकर 79 और 80 के बीच में मंडल आयोग का गठन किया गया था। यानी कि अनुच्छेद 380 इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है। भारतीय संविधान में जब कोई संशोधन करना होता है तो उनमें से कौन सम्मिलित होता है। तो देख सकते हैं, भारतीय संविधान के भाग 22 के अनुच्छेद 367 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि अनुच्छेद 367 का जो संबंध है वो भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है। अब संविधान की इस व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है और इसमें संसद के दोनों सदनों में से किसी से भी प्रारंभ किया जा सकता है इसको। यानी कि इसमें इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। यानी कि संशोधन, ये संविधान में संशोधन के बाद से जो है कि उसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में पारित होने और राज्य विधानमंडलों की ये संतुष्टि प्राप्त करने के बाद से राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। और जहाँ पे राष्ट्रपति विधेयक को सहमति संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है और इस तरीके से वो राष्ट्रपति की सहमति के बाद से कोई भी विधेयक जो होता है वो अधिनियम बन जाता है। यानी कि एक से अधिक जवाब इसके लिए सही है, यानी कि इसमें एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। काफ़ी लॉजिकल प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका जवाब हाँ में होगा, यानी कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार
एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो आप जान सकते हैं कि इसमें सही जवाब है इसका। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से होगा। अब देखिए यहाँ से 213वां प्रश्न यहाँ से आएगा कि यहाँ से देखिए 113 यहाँ से मिसप्रिंट है, यानी कि 213 होना चाहिए। देखिए समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ है, समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं आप समवर्ती सूची यानी कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। देखिए समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में, यानी कि हमने पहले भी बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 जो है, अभी इसके पहले भी मिला था यह प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। और इसमें अनुसूची की बात करें तो समवर्ती किस अनुसूची में दिया हुआ है, तो देखिए 7वीं अनुसूची इसके लिए सही जवाब होगा। यानी कि अनुच्छेद 246 है मगर अनुसूची कौन सा है, तो 7वीं अनुसूची है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक से। आप इसका जवाब दे सकते हैं कि इसमें भी है कि सार्वभौम मत का जो अधिकार होता है वो नियंत्रित नहीं होता है, यानी कि ये इसके लिए एक से अधिक कारण इसके लिए जिम्मेवार है। देख लीजिए जैसे जाति या लिंग से ये नियंत्रित नहीं होता है, आस्था से भी नहीं, संपत्ति से नहीं, क्योंकि ये सार्वभौमिक अधिकार जो दिया गया है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का निर्वाचन आयुक्त हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इस तरीके से इसके बाद से है कि भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इन सभी का ये नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही होती हैं। तो इस तरीके से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 280 संबंधित है, यानी कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 280 का जो संबंध है वो वित्त आयोग से है, यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्त आयोग क्या है, तो एक अर्ध न्यायिक और एक सलाहकारी निकाय है। और अनुच्छेद 280 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग के सदस्यों की जो योग्यता है वो निर्धारित करें। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य ये किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है कि इसको देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था। और इसी समिति के अनुशंसा पर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि इसी जो है कि समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में और भाग 4 क में यानी कि अनुच्छेद 51 तक जो हैं वो 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ये भी जानने वाली बात है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली ये किस देश में है आपको बताना है। तो इसमें से देखिएगा, इसमें एक से अधिक इसके लिए भी सही जवाब होगा, यानी कि यूके जो है, भारत, कनाडा, यूएसए, इन सभी में जो है कि फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाया गया है। यानी कि फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विषय में आप जान सकते हैं कि यानी कि ये जो है पूरे देश की जनसंख्या को एक आधार पर चुनाव क्षेत्रों में वोट करके और उन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा उम्मीदवार का चयन किया जाता है। जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो सत्ता में वही दल आता है। इस तरीके से यहाँ से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये प्रणाली यहाँ पे विकसित यानी कि है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए भी सही जवाब होगा। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ था ये 1992 में हुआ था और ये हुआ था आंध्र प्रदेश का एक गांव है डूबरगढ़, यानी कि नेल्लौर ज़िला था। देखिए यहाँ से आपको लिख देते हैं कि आंध्र प्रदेश का एक ज़िला था जिसका नाम था नेल्लौर, यानी कि नेल्लौर ज़िला है। और यहाँ पर एक गांव था डूबरगंटा उस गांव का नाम था। और वहीं की महिलाओं ने जो है कि ताड़ी बिक्री के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से कर आरोपण या करों की संपत्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है।
ये देखिएगा। और इसका सही जवाब है कि उसे धन विधेयक के रूप में उसे जाना जाता है, यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 110 है उसके अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा उसका दिया गया है। और इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र के विचार में विश्वास कौन नहीं रखते हैं, उदारवादी, समाजवादी या फिर कट्टरपंथी। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो बी है, यानी कि कट्टरपंथी जो है वो लोकतंत्र के विचार में विश्वास उनको नहीं रखता है। यानी कि लोकतंत्र के विषय में आप जानते हैं कि एक ऐसी सरकार होती है जिसमें नागरिक सीधे सत्ता का प्रयोग करती हैं या एक शासी निकाय जैसे कि संसद बनाने के लिए आपस में प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र के अंतर्विरोधों को इंगित करने के लिए द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखी किसने। इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, और इसमें है कि एप्पल कार्ट नाटक जो उन्होंने लिखा था, यानी कि ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद से इसके प्रश्न होंगे, यहाँ से देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए पुस्तकों के नाम भी हैं कि द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, इसका पुस्तक का नाम जो है कि वो भानु मेहता ने लिखा था, यानी कि प्रताप भानु मेहता, यानी कि ऑप्शन बी है। और इसके बाद से प्रश्न है कि भारत के संविधान को किसने बनाया था। भारत के संविधान को किसने बनाया। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि आखिर भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो यहाँ पे संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था, यानी कि भारत के संविधान को, यानी कि भारत के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन सी में है कि संविधान सभा के द्वारा हमारे भारत के संविधान का गठन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ से है कि निम्नलिखित में से, ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यानी कि किस देश ने एकदम आरंभ से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया था। इसका सही जवाब आप क्या दे सकते हैं, देख लीजिए। इसमें देखिए भारत जो है वो प्रारंभ से ही ऐसा हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार है, इस प्रावधान को लागू किया था। और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है इसका, देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है। और इसका सही जवाब है, यानी कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है। क्योंकि देखिएगा श्रीलंका एक अर्ध राष्ट्रपति प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य है, और जिसके तहत श्रीलंका का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है। और यह जो है कि एक बहुदलीय प्रणाली पर निर्भर करता है, यानी कि इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका है इसका सही जवाब। और इसके बाद और 2-3 प्रश्न हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ से देखिए 227वां प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है। सरकार का सबसे निचला स्तर कौन सा है। और सबसे निचला स्तर जो है वो पंचायत जो है, यानी कि पंचायत को सबसे निचला स्तर माना गया है। यानी कि 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992-93 में, उसके तहत संविधान के भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत जो है अनुच्छेद 243 से क से लेकर के और 243 अ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंधों को लिखा गया है। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित हैं। और इसके बाद ये भी जानते हैं कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी उसमें बलवंत राय मेहता समिति का उसमें मुख्य योगदान रहा है। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। ये देखिए 228वां प्रश्न है कि एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार जो है वो चुनाव है। यानी कि चुनाव के माध्यम से एक लोकतांत्रिक राज्य में हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं। और भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 324 से लेकर के और अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ से कि इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू उसके सही जवाब हैं। इनको भारत का शिल्पी भी कहा जाता है कि वो जो है कि नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। और
इस तरीके से कि उन्होंने ही भारत को एक नई दिशा दी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उस समय भारत की जो विदेश नीति बनी थी, जिसके तहत भारत किसी भी गुट या किसी भी महाशक्तियों के साथ नहीं गया, तो इस तरीके से उनको लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि नेक्स्ट है, यहाँ से आखिरी प्रश्न है कि इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा। ये अंतिम प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि रॉबर्ट हर्डल जो है वो जो है क्या करते थे कि लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द को स्थापन यानी कि उसको बदलना चाहते थे। यानी कि उन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की स्थापना की है। और रॉबर्ट हर्डल कहाँ के हैं, तो ये एक अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांतकार हैं और येल विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी थे। इस तरीके से ये प्रश्न रहा आज के लिए। और इसके बाद से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी प्रश्न, इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। तो उम्मीद है कि बीपीएससी टीआरई 3 का भी प्रश्न इस आधार पे ही होगा। आपको एक नया अपडेट मिला जिसके चलते आपने बहुत से आप पेपर भी देखे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग पेपर दिए होंगे आपके आसपास में, तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसको देखिए। ये पोल साइंस का पेपर था। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। आप चैनल के साथ बने रहें, उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा।